हेलो एवरीवन। कुछ आ रहा है, कुछ दिख रहा है या नहीं दिख रहा, कुछ पता नहीं चल रहा। कुछ आ रही है आवाज, क्लास कुछ हो रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। यहाँ तो क्लास हम उतनी देर से पढ़ा डाले ढेर सारा। ओके देखो, हमने इतना सारा पढ़ा दिया, बाद में देखा क्लास लाइव नहीं है, नुकसान हो गया। ओके फाइन, तो कहाँ से स्टार्ट करना है? स्क्रीन ही आई है आशुतोष, ये तो भैया ये तुम्हारा इशू है, इसमें हम कुछ ना कर सकते। तो क्या स्टार्टिंग से स्टार्ट करनी पड़ेगी फिर से क्लास? अभी सब लोगों को आवाज़ आ रही ना? क्योंकि बड़ी दिक्कत तो नहीं है, क्लास बंद नहीं होनी चाहिए अब की बार। हमको एक क्या हुआ आशुतोष, चला कि नहीं चला? बाकी तो कोई दिख भी नहीं रहा हमको, यहाँ पे कोई है कि नहीं है ऑनलाइन, सभी कोई नहीं दिख रहा है। तो क्या प्रियम फिर जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा क्या? क्लास हुआ तो है नहीं, मुझे लगा लास्ट टाइम वाला। जल्दी जल्दी बताओ, फिर से स्टार्ट करें जी? बिल्कुल स्टार्टिंग से क्लास 2, या किसी ने कुछ पढ़ा? अरे मतलब सेकंड क्लास तो पूरी स्टार्ट करेंगे ना प्रियम? ये फर्स्ट क्लास से ही बढ़ा देंगे, सेकंड क्लास से मेरा मतलब है। सेकंड क्लास में कुछ तुम लोगों ने देखा क्या? सेकंड क्लास में हमें लगता है कुछ आया ही नहीं। वो जो क्लास पढ़ी हुई है वो रिकॉर्डेड वाली, वो किसी ने देखी मतलब? कल अरे वो रिकॉर्डेड क्लास मैंने पढ़ने बोला था ना आशु, तुम भी मक्कारी कर गए। ओके शाबिया, गुड। चलो किसी ने तो देखी, फिर सही है। ओके नाउ वी विल स्टार्ट विद क्लास सेकेंड एज द। कहाँ से हम लोगों ने पोर्चुगल्स का पढ़ लिया था? पोर्चुगल्स आए हमारे यहाँ, कौन कौन आया? पहले वास्को डी गामा आए,
फिर फ्रांसिस डी अल्मीडा, फिर अल्फोंसो डी अल्बुकर्क, फिर उसके बाद नीनो डी कुन्हा। ये 3 लोगों के बारे में हमने पढ़ा। इन्होंने 1507 में बैटल ऑफ चौल, फिर 1509 में बैटल ऑफ दीव, 1510 उसके बाद इन्होंने बीजापुर से गोवा एनेक्स किया एंड सेवरल अदर पॉलिसीज। जैसे अब अल्बुकर्क ने कहा था क्या कि इंडियन वुमेन से मैरिड करो, और अल्बुकर्क ने सती सिस्टम को ही हमारे यहाँ बैन किया। एंड पोर्चुगल ऑल्सो ब्रॉट द प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया। ठीक है, इतना सब तो आप लोग समझ ही गए होंगे। फिर इसके बाद बात करते हैं क्या, रिमूवल्स ऑफ पोर्चुगल। तो इसमें एक ऐड लाइन कर लेना, लाइन ऐड कर लेना क्या, पोर्चुगल्स वर रिमूव्ड फ्रॉम इंडिया थ्रू ऑपरेशन विजय इन 1961। ठीक है, गुड मॉर्निंग श्राव्या। अब देखो क्या, अब हम स्टार्ट करेंगे डच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो पहले डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में कुछ सुन लेते हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी पहली बार एक हाउटमैन नाम का आदमी 1596 में कहाँ आया, सुमात्रा पहुंचा। सुमात्रा पहुंच गया। फिर उसके बाद ये लोग क्या करने आए थे, ये सिर्फ चार्टर्ड कंपनी से ये सिर्फ ट्रेड करने आए थे इंडिया में। दे केम टू इंडिया फॉर ट्रेड ओनली। और इनका मेन सेंटर क्या था ट्रेड के लिए, सबसे पहले सिर्फ ट्रेड करना चाहते थे स्पाइसेस के लिए, सिर्फ स्पाइसेस पे इनका ध्यान था, ना कि इनका कपड़े पे ध्यान गया। बाकी जो भी चीजें थे उसमें इन्होंने कोई भी ध्यान नहीं दिया, सिर्फ स्पाइसेस जैसे ब्लैक पेपर एंड कार्डमम, इन सब चीजों पे ज्यादा ध्यान दिया और यहाँ पे इनका मेन सेंटर रहा। ठीक है, फिर इसके बाद इन्होंने क्या किया, 1605 में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री एस्टेब्लिश की। और कहाँ पे, मसूलीपट्टनम में, 1610 में पुलिकट में, फिर 1616 में सूरत में, और 1645 कारिकल, एंड लास्ट एक 1663 कोचीन। ठीक है, ये तो बात थी इनकी क्या, इन्होंने फैक्ट्रियां कहां एस्टेब्लिश की। बट ये पहली बार इंडिया आए कैसे, पहली बार इंडिया आए कैसे, कहां पे, कैम्बे, गल्फ ऑफ खंबात। फिर इसके बाद इन्होंने अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश की सूरत, आगरा, पटना और डेक्का। डेक्का कहाँ है, डेक्का उस समय का ढाका है। उससे पहले सतीप्रथा राजा राम मोहन रॉय से पहले पोर्चुगल्स ने भी इस पे इन्फोर्स किया था कि इसको बैन किया जाए, अल्फोंसो डी एल्बुकर्क ने। फर्स्ट फैक्ट्री इनकी है 1605 में मसूलीपट्टनम। ठीक है, ये इनके ट्रेडिंग सेंटर थे कौन कौन सा, कैम्बे,
सूरत, आगरा, पटना एंड डेक्का। ठीक है, लेकिन इनके साथ क्या था, इन्होंने पोर्चुगल्स को तो कई जगह हरा दिया था, लेकिन ब्रिटिशर्स को ये बहुत कम हरा पाए, और ब्रिटिशर्स शायद ही हरा पाए ये कहीं पे, और इनका बहुत स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट थे ब्रिटिशर्स, इसलिए ये आए तो ब्रिटिशर्स से पहले और चले गए ब्रिटिशर्स से पहले। ब्रिटिशर्स ने इनको भगा दिया बहुत तेजी के साथ यहाँ से। फिर देखिए क्या, इनका बहुत टफ कंपटीशन था, और ये इनका कहाँ पे ध्यान था, इंडोनेशिया पे भी इनका अच्छा खासा वर्चस्व था, तो इनका ध्यान इंडोनेशिया की तरफ था। जैसे ही ब्रिटिशर्स ने इनको यहाँ पे भगाने की कोशिश की, ये तुरंत इंडोनेशिया चले गए और वहीं पे अपना पूरा ध्यान लगा दिया। ठीक है, तो लिखो पहले, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602, Dutch East India Company 1602. The first Dutch was Houtman. The first Dutch was Houtman, who reached to India in 1596. क्या नाम था, हाउटमैन। और कहां पहुंचा था ये पहली बार, सुमात्रा। द फर्स्ट डच वाज हाउटमैन हु रीच्ड टू इंडिया इन 1596 एट सुमात्रा। ठीक है, तो इसमें लिखो, द डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी was established on 20th March 1602, was established on 20th March 1602 as a chartered company to trade with Mughal India. As a chartered company to trade with Mughal India. Dutch were, next point, Dutch were very much interested in spice trade, and they opened their trade centers कहाँ खोले थे, कैम्बे, सूरत, आगरा, पटना एंड डेक्का। आगरा, पटना, सूरत, डेक्का। इससे पहले क्या था, कैम्बे। कैम्बे कहां पे, गल्फ ऑफ खंबात। अगर आप लोग ज्योग्राफी के बुक के एटलस में देखेंगे तो आपको दिख जाएगा गल्फ ऑफ कैम्बे। अटक नहीं गया, तुम्हारा नेटवर्क गड़बड़ होगा आशु, मेरा सही चल रहा है। ठीक है, और इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ एस्टैब्लिश की, 1605 मसूलीपट्टनम। तो देखो, दे एस्टैब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री, they established their first factory in 1605 at Masulipattnam
इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में मूसलीपट्टनम में स्थापित की। They established their first factory at Masulipattnam in 1605. After that, they also established. After that, they also established several factories at Pulicat, Surat, Karikal, Chinsura, and last one they have established in 1663. पुलिकट, सूरत, चिंसूरा और लास्ट कहाँ पे की इन्होंने? कोचीन में 1663 और इन कोचीन in 1663. Next line go. The Dutch could not withstand किसके बाद प्रियम कहां से बताना है? फिर से फैक्ट्रीज। अच्छा, आफ्टर दैट। ओके, आफ्टर दैट देखो, अच्छा लिख लेते हैं कौन कौन सी कहां कहां पे है। कपड़ा कहां गया? देखो 1605 मसूलीपट्टनम, 1610 पुलिकट, 1616 सूरत, 1645 करिकल, 1663 कोचीन। ठीक है, ये लिख लिया। और इनके खासियत एक और थी, इन्होंने एक जहाज बनाया था फ्लूट शिप नाम का, जो पोर्चुगल्स के कंपैरिजन में, जो पोर्चुगल्स के शिप्स थे उनके कंपैरिजन में बहुत हल्का था और बहुत ज्यादा कम लोग लगते थे उसको चलाने के लिए। सो ये भी लिखो, दे ऑल्सो डेवलप्ड ए फ्लूट शिप, दे ऑल्सो डेवलप्ड ए शिप नेम फ्लूट शिप। Dutch also developed a ship named flute ship which was lighter as compared to Portugal ships. ठीक है, as compared to Portugal ships. अगला पॉइंट लिखो, द डच कुड नॉट withstand the stiff competition with English. या अंग्रेजों से ज्यादा देर लड़ तो पाए नहीं थे, इसलिए लिखो द डच कुड नॉट
withstand the stiff competition flute ship flute ship ज्यादा तेज पढ़ा रहा हूं क्या? ठीक है. With the Dutch could not withstand the stiff competition with English and Portuguese. Moreover, they were interested in Indonesia स्टैंड के बाद they could not withstand the stiff competition with English and Portugal. The stiff competition withstand the stiff competition with English and Portuguese. ठीक है. Moreover, they were interested in Indonesia. मैंने पहले ही बताया था कि इंडोनेशिया पूरा ज्यादा इंटरेस्टेड है. Moreover, they were interested in Indonesia rather than India. So they left India. ठीक है. So they left India. और अगला पॉइंट लिखो. इन 1759 बैटल ऑफ बेदारा बैटल ऑफ बेदारा took place in which Dutch were defeated by Britishers. After this battle, after these battles, Dutch powers limits up to East Asia. ठीक है. अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? द नेक्स्ट वन इज ब्रिटिशर्स. ये सबसे इंपॉर्टेंट है. ये सबसे लंबे समय तक रहेंगे इंडिया में. भले ही लोगों से बाद में आए कुछ लोगों से, लेकिन ये सबसे लंबे समय तक अच्छे से सारी पॉलिसीज समझ गए. इंडिया में कहाँ से ट्रेड अच्छे से किया जा सकता है ये इन्हें बड़ी जल्दी समझ में आ गया और इन्होंने उसको फॉलो किया. अपने पॉलिसीज फॉलो की. इन्होंने अपने आप को स्टे करने के लिए कुछ भी किया. वॉर किए, कॉन्स्पिरेसीज की,
ट्रीटीज साइन की, मतलब इन एनी हाउ, कैसे भी, बाय टिट और टैट, टिट फॉर टैट, सॉरी इट्स नॉट द करेक्ट, कुछ भी करके इनको काम करना था। और इन्होंने क्या किया 1599 में, इन 1599 मेडिल्सन नाम का एक आदमी, ये क्या था, ट्रेडर था, ये इंडिया आया था, ठीक है। ही वॉज अ ट्रेडर हु केम टू इंडिया, ठीक। उसके बाद ऑन 31 दिसंबर, अभी सुनना सिर्फ, ऑन 31 दिसंबर 1600 एलिजाबेथ, क्वीन एलिजाबेथ ने एक रॉयल चार्टर इशू किया। क्वीन एलिजाबेथ issued a royal charter to trade with ईस्ट इंडीज, मतलब भारतीयों के साथ ट्रेड करने के लिए क्वीन एलिजाबेथ ने एक चार्टर स्टार्ट किया जो कितने सालों के लिए था, 15 इयर्स के लिए वैलिड था, ठीक है। और इससे पहले क्या हुआ था, सर विलियम हॉकिंस 1608 में जहांगीर के कोर्ट में पहुंचे। 1608 में कौन, विलियम हॉकिंस, क्वीन एलिजाबेथ, अभी लिखवा देंगे, ठीक है, जो भी बोला सब दोबारा लिखवाऊंगा। कौन, क्वीन एलिजाबेथ ने 31 दिसंबर 1600 को एक चार्टर, रॉयल चार्टर इशू किया, कितने सालों के लिए, 15 सालों के लिए, क्या, इंडिया से ट्रेड करने के लिए। और उससे पहले क्या हुआ, 1608 में जहांगीर के कोर्ट में कौन आया था, विलियम हॉकिंस आया था। और क्या ये जहांगीर के लिए तोहफे लाया, कितनी, उनकी कीमत थी 25,000 गोल्ड कॉइन्स के बराबर। जो गिफ्ट लाया था वो विलियम हॉकिंस, वो कितना बराबर था, 25,000 गोल्ड कॉइन्स के बराबर थी, ठीक है। तो इससे खुश होकर जहांगीर ने क्या किया, विलियम हॉकिंस को अपने कोर्ट में जॉब दे दी, नौकरी दे दी, कितनी पे, सैलरी थी 30,000 और 400 का मनसबदार दे दिया, मनसब बना दिया, मनसबदार बना दिया, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया होगा क्या। और ये जो पहली बार ये आए तो इनका नाम क्या था, द इंग्लिश एसोसिएशन ऑफ मर्चेंट एडवेंचरर्स, ठीक है। इस जो कंपनी बनी थी क्या थी, द इंग्लिश एसोसिएशन ऑफ मर्चेंट एडवेंचरर्स। तो इसमें कुछ लिखते हैं हम लोग, चलो हेडिंग डाल लो, इंग्लिश ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1599। द इंग्लिश एसोसिएशन ऑफ मर्चेंट एडवेंचरर्स लिखो, द इंग्लिश एसोसिएशन ऑफ मर्चेंट एडवेंचरर्स
was established in 1599. The English Association of Merchant Adventurers was established in 1599 with the objective of carrying trade with East, with the objective of carrying trade with East. Queen Elizabeth gave a royal charter for 15 years. Queen Elizabeth gave a royal charter for 15 years. हाँ भैया लिखना ही है. नहीं लिखा है क्या? नहीं लिखा हो तो बता दो, दोबारा बोलना पड़ेगा. ठीक है, पूरी क्लास में कोई एक भी लिख ले तो वह यही माना जाएगा सबने लिख लिया. एकाग्र स्वर की लाइन तुम लोगों को याद होगी. ठीक है, क्या लिखा? क्वीन एलिजाबेथ गेव ए रॉयल चार्टर फॉर 15 years टू ट्रेड विद ईस्ट. रॉयल चार्टेड फॉर 15 years. क्या दिया था? 15 सालों के लिए रॉयल चार्टेड फॉर 15 years टू मर्चेंट एडवेंचरर्स. ये मर्चेंट एडवेंचरर्स कौन थे? जो पहली बार इंडिया आ रहे हैं. टू मर्चेंट एडवेंचरर्स ऑन 31st December 1600. On 31st December 16 year to trade with. On 31st December 1600 to trade with East Indies. To trade with East Indies. Soon they turned their company. कुछ दिनों बाद क्या किया उन्होंने? अपनी कंपनी क्या नाम रख दिया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी. ठीक है, अगली लाइन लिखो अगले पैराग्राफ से. अंडर कैप्टन हॉकिंस under Captain Hawkins, a voyage headed for India under Captain Hawkins, a voyage headed for India. एक यात्रा स्टार्ट की गई किसके अंडर में? कैप्टन हॉकिंस के अंडर में एक यात्रा शुरू की गई इंडिया के लिए. और क्या हुआ? ही वेंट टू जहांगीर कोर्ट.
वो वहां से कहा सबसे पहली बार जहांगीर के कोर्ट में गया, और जहां पे उसने क्या किया, जहांगीर से परमिशन ली, किसके लिए, अपना पहला वेयर हाउस स्टार्ट करने के लिए। कहां पे पहली फैक्ट्री कहां एस्टेब्लिश की गई थी, सूरत में। फिर और मसूलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम लिख लो, वेयर ही सीक्स, ही वेंट टू जहांगीर कोर्ट, he went to Jahangir's court where he was allowed to create warehouse at Surat and Masulipattnam. At Surat and Masulipattnam by 1612. By 1612 फिर क्या हुआ, लेकिन उस समय तक अभी तक पोर्चुगीज का था जो जोर जबरदस्ती, मतलब पावर पोर्चुगल्स की बहुत ज्यादा थी, और जहांगीर के कोर्ट में भी थे कुछ लोग, तो उन्होंने जहांगीर पे प्रेशर बनाया, और जो जहांगीर ने परमिशन या कंसेशन उनको कुछ जो भी दिए थे वो उसने वापस ले लिए। ठीक है, तो लिखो, अंडर द प्रेशर ऑफ नोबल्स, ठीक है, लेटर अंडर द प्रेशर ऑफ नोबल्स जहांगीर रिवोक्ड कंसेशंस ग्रांटेड टू द ब्रिटिशर्स, ग्रांटेड टू द ब्रिटिशर्स। फिर क्या होता है, 1615 में सर थॉमस रो कहां पहुंचते हैं, जहांगीर के कोर्ट में, और यहां पे इन्हें क्या होता है, नूर जहां का सपोर्ट मिलता है। जहांगीर से कोई सपोर्ट नहीं, नूर जहां का सपोर्ट मिलता है, और उसके सपोर्ट से जहांगीर पे प्रेशर बनाया जाता है, और इसको परमिशन मिलती है क्या, अपनी पहली फैक्ट्री, प्रॉपर फैक्ट्री स्टार्ट करने के लिए। कहां पे, आगरा पे, इन 1619। तो कहां पहुंचे, सर थॉमस रो 1615 में जहांगीर को कोर्ट पे पहुंचे, सपोर्टेड बाय नूरजहां। क्या मिला, इसको परमिशन मिली, और इन्होंने अपनी पहली अच्छे से जो फैक्ट्री स्टैब्लिश की 1699 में, 1619 में, कहां पे, आगरा में। ठीक है, आगरा। फिर उसके बाद लेटर ऑन इन्होंने अहमदाबाद, भरूच, ये 3 स्टैब्लिश इन्होंने कर दी। तो लिखो, in 1615 Sir Thomas Roe visited Jahangir's court. In 1615 Sir Thomas Roe visited Jahangir's court
ड्यू टू द सपोर्ट ऑफ नूरजहां, ड्यू टू द सपोर्ट ऑफ नूरजहां, in 1619 Britishers opened factories at Agra, Ahmedabad and Bharuch. फिर क्या किया, 1639 में इन्होंने मद्रास और उसके आसपास के गांव को लीज पे लिया, और 1614 में इनके जो रिप्रेजेंटेटिव थे राजा चंद्रगिरी से इसको छीन लिया, किसको, मद्रास को। और यहां पे फिर इन्होंने क्या किया, सेंट फोर्ट जॉर्ज का कंस्ट्रक्शन करवाया। वेयर दे बिल्ट सेंट फोर्ट जॉर्ज, इन लिखो, इन 1639 in 1639 Britishers took Madras. In 1639 Britishers took Madras on lease and promised the ruler to give them half of money. In 1640 Britishers occupied Madras. In 1640 Britishers occupied Madras by the ruler of चंद्रगिरी के रूलर से इन्होंने छीन लिया। by the ruler of Chandgiri and they constructed Saint Fort George and they constructed Saint Fort George। कहाँ पे बना था ये? मद्रास में बना है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है, एक मैट्रिमोनियल अलायंस होती है। पोर्चुगल से बहुत ज्यादा विवाद चल रहा था, तो इसके बीच में क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, ब्रिटेन के प्रिंस थे कौन, चार्ल्स सेकेंड, ठीक है, ब्रिटेन के प्रिंस ब्रिटेन के सम्राट कौन, चार्ल्स सेकेंड ने पोर्चुगल प्रिंसेस कैथरीन ब्रिगेंजा
ब्रिगेंजा से शादी कर ली। ये क्या थी? एक मैट्रिमोनियल अलायंस थी। है ना, क्या थी ये? एक मैट्रिमोनियल अलायंस थी। तब क्या हुआ, यहां पे ब्रिटेन के चार्ल्स सेकंड ने पोर्चुगल प्रिंसेस कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा से शादी की। और क्या हुआ, पोर्चुगल्स ने दहेज में क्या दिया ब्रिटिशर्स को? बॉम्बे, बॉम्बे आइलैंड। बाद में इसका डेवलपमेंट किसने करवाया था? ओंगियर ने, जेराल्ड ओंगियर। ठीक है, तो लिखो इसमें in 1661 there was a matrimonial alliance in 1661 there was a matrimonial alliance between Charles II of Britain, between Charles II of Britain and Catherine Braganza of Portugal या पोर्चुगीज। ओंगियर बंदे का नाम है, नॉट प्लेस। बॉम्बे का जो डेवलपमेंट था ओंगियर, जेराल्ड ओंगियर ने करवाया था, याद रखना। ठीक है, बिटवीन प्रिंस चार्ल्स सेकेंड ऑफ ब्रिटेन एंड कैथरीन ब्रिगेंजा ऑफ पोर्चुगीज। एज ए डाउरी, as a dowry Portuguese gave island of Bombay as a price of dowry. Portuguese gave island of Bombay to Prince Charles II फिर इसके बाद लिखो इन 1668 बॉम्बे वॉज ट्रांसफर्ड टू इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी सॉरी भैया, कोई कोरोना वालों को फोन मत कर देना, पता चले हमको आके उठा ले जाए। ठीक है, क्या हुआ? 1668 में बॉम्बे को लीज पे दे दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी को। कितने पे? 10 पाउंड, 10 पाउंड पे। ठीक है, इन 1668 बॉम्बे वाज ट्रांसफर्ड टू इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी Bombay was transferred to English East India Company at nominal price of 10 pound. At nominal price of 10 pound. With the acquisition of Bombay, क्या हुआ? जब बॉम्बे मिल गया
तो बॉम्बे को इन लोगों ने, ब्रिटिशर्स ने क्या बना दिया, अपना ट्रेड सेंटर बना दिया। तो और जो बाकी बचे हुए जितने भी इनके सेंटर्स थे, अब इन पे ग्रहण लग गया, मतलब अब वो उतने ज्यादा उन पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया रहा, इतना ज्यादा कि उनको ध्यान दिया जाए। ठीक है, तो इस पे लिखो, विद द एक्विजिशन ऑफ बॉम्बे, with the acquisition of Bombay, it eclipsed all the other places in importance the trading headquarters of Britishers, in importance the trading headquarters of Britishers। बात करें अगर हम अब ईस्टर्न पार्ट की, जो इंडिया में ईस्टर्न पार्ट है, पूर्वी इलाका है, वहां पे ब्रिटिशर्स किस तरीके से जा रहे हैं, बहुत लेट पहुंच रहे हैं। कब? 1633 में, काफी लेट पहुंचे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी 1633 में ईस्ट की तरफ पहुंची। यहां पे इन्होंने क्या किया, हरिहरपुर में, कहां पे, ये उड़ीसा, एक फैक्ट्री एस्टेब्लिश कर दी। ठीक है, और इन्होंने 1698 में 3 विलेजेस लीज पे लिए थे। कौन कौन सा? सुत्तनती, गोविंदपुर एंड कालीकाता। और इन्होंने क्या किया, इन तीनों को मर्ज करके इस जगह को क्या अपने इंग्लिश ट्रेंड में नाम दे दिया, कलकत्ता। ठीक है, इट वॉज नेम्ड एज कलकत्ता या कालीकाता लिख दिया उन्होंने। ठीक है, और यहां पे फिर क्या हुआ, फिर यहां पे बना क्या, फोर्ट सेंट विलियम। ठीक है, तो लिखो, द पेनिट्रेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन ईस्टर्न पार्ट कौन सा लास्ट वाला पॉइंट प्रियम? एक्लिप्स वाला, इट एक्लिप्स ऑल द अदर प्लेसेस इन इंपॉर्टेंस द ट्रेडिंग हेडक्वार्टर्स ऑफ, मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर्स थे, हेडक्वार्टर्स थे, पहले ब्रिटिशर्स के बॉम्बे से पहले, जैसे ही बॉम्बे उनको मिल गया तो उनको क्या हुआ, उनको ज्यादा लगा कि अभी बॉम्बे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया उनके लिए, और बाकी जगह पे क्या हो गया, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, इसीलिए कहा कि इट एक्लिप्स, जितने भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस थे उनको एक्लिप्स, ग्रहण लग गया। अच्छा, हाँ हाँ, with the acquisition of Bombay it eclipsed all the other places in importance the trading center of Britishers। अभी समझ आया कि जितने भी इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर थे ब्रिटिशर्स के बॉम्बे से पहले, तो क्या हुआ, जैसे ही बॉम्बे उनके हाथ में लगा, उन्होंने बॉम्बे को अपना ज्यादा फोकस कर दिया, बाकी जगहों पे फोकस कम किया, मतलब बॉम्बे को ज्यादा मेन ट्रेडिंग सेंटर बनाने की कोशिश की। अभी समझ आ रहा? ठीक है, अब लिखो, द पेनेट्रेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन ईस्टर्न पार्ट the penetration of East India Company in eastern part
The penetration of East India Company in eastern part was relatively late. Was relatively late. First factory in east was established at Hariharpur (bracket में लिखना ओडिशा) in 1633. First factory in east was established at Hariharpur in 1633. ठीक है, अगला पॉइंट लिखो. In 1698 they acquired 3 villages on lease. In 1698 they acquired 3 villages on lease. कौन कौन से थे? सुत्तनती, गोविंदपुर और कालीकाता. तीनों के नाम लिखो. सुत्तनती, गोविंदपुर एंड कालीकाता. They clubbed these villages. They clubbed these villages and named Calcutta. They clubbed these villages and named Calcutta. And where they constructed Fort St. William. ठीक है, अभी तुम लोग के अंदर एनर्जी है तो एक टॉपिक और पढ़ लिया जाए. डेनिश तो पढ़ ही लें. इसके बाद जो तीसरी ईस्ट इंडिया कंपनी आती है वो कौन सी है? डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी. वर्दे के बाद अगला क्या बताया? डेनमार्क. डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी. ये कब आई? 1616 में. तो पहली कंपनी कब बनी? 1616 बनी. 1616 में, 1616 में. और इन्होंने अपना ट्रेडिंग सेंटर कहां एस्टेब्लिश किया?
ट्रेनकू बार में, कब? 1620 में। फिर तमिलनाडु, तमिलनाडु में कौन सी जगह पे? फ्रेडरिक नगर। नगर को क्या लिखा जाता था? नगौर। क्या? फ्रेडरिक नगर। और श्रीरामपुर, श्रीरामपुर, श्रीरामपुर कहां पे? वेस्ट बंगाल, 1755। ठीक है। और इन्होंने क्या किया था? इन्होंने एक प्रिंटिंग प्रेस स्टार्ट की थी। किस लिए? बाइबल को प्रिंटिंग करने के लिए। ठीक है। तो किसने की थी? रेवरेंड विलियम कैरी। कब? 1798 में रेवरेंड विलियम कैरी ने एक प्रिंटिंग प्रेस स्टार्ट की। किसके लिए? बाइबल प्रिंटिंग के लिए। कहां पे? एट श्रीरामपुर। ठीक है। और क्या किया इन्होंने? और इन्होंने क्या किया? 1819 में एक श्रीरामपुर कॉलेज बनाया इंडिया में। ब्रिटिशर्स ने भी इससे पहले कॉलेज बनाए थे, बट उन्होंने क्या? मदरसे बनवाए थे, मतलब पढ़ाई जारी करने के लिए उन्होंने कहा था। और इन्होंने क्या किया? वेस्टर्न स्टाइल एजुकेशन को यहां पे स्टार्ट किया। तो कहां पे? श्रीरामपुर कॉलेज बनाया। तो लिखो, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616। कंपनी वॉज फॉर्म्ड इन 1616. Company was formed in 1616. They creating their trading post. They created their trading post at Vancouver 1620. फ्रेडरिक नगर, ये तमिलनाडु में है। फ्रेडरिक नगर तमिलनाडु। श्रीरामपुर वेस्ट बंगाल 1755 एंड श्रीरामपुर वेस्ट बंगाल 1755। Srirampur became the hub of missionary activities. क्या किया इन्होंने? मिशनरी एक्टिविटीज यहां से स्टार्ट की और उसको सेंटर कौन सा बनाया? श्रीरामपुर को। ठीक है। अगला पॉइंट लिखना, रेवरेंड विलियम कैरी देयर ट्रेडिंग आउटपोस्ट एट ट्रेनकुबार। ठीक है प्रियम, ट्रेनकुबार 1620। फ्रेडरिक नगर तमिलनाडु में था ये। फिर श्रीरामपुर वेस्ट बंगाल। फिर क्या लिखना है? श्रीरामपुर बिकेम द हब ऑफ मिशनरी एक्टिविटीज। जिसने लिखा हुआ है ध्यान से लिखना। फिर लिखो, रेवरेंड विलियम कैरी open a printing press
opened a printing press at Srirampur in 1799 to publish Bible. फिर क्या अगला पॉइंट, इन 1819 they established Srirampur College for Western style education in India. फिर क्या हुआ, 1854 में इन्होंने अपनी टेरिटरी जो थी क्या की, ब्रिटिशर्स के हाथों में दे दी एंड वेंट बैक। तो लिखो इन 1854 Denmark ceded the Danish territory in India to Britain. अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, द लास्ट वन फ्रेंच। जो लास्ट यूरोपियन कंट्री थी जो इंडिया में आई वो कौन सी थी, फ्रेंच। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में कब आ रही है, 1664 में, एंड दे विल एस्टैब्लिश देयर फैक्ट्री इन 1667 एट सूरत। ठीक है, तो क्या फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी तो क्या क्या कब है ये, 1664 में, और इन्होंने 1668 में अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश की सूरत में। फिर मसूलीपट्टनम, 1669, पौंडीचेरी, 1673 एंड चंद्रनगर, 1692। कौन कौन सी, सूरत में की 1668, फिर मसूलीपट्टनम 1669, पौंडीचेरी 1673, फिर चंद्रनगर 1692। ठीक है, जैसे ये पहुंचे इंडिया तो राइवलरी स्टार्ट हो गई किसके बीच में, फ्रेंच किससे किससे होगी, ब्रिटिशर्स से और डच से। मे का नाम है
1669 मसूलीपट्टनम, ठीक है, 1669 मसूलीपट्टनम। तो क्या होता है, फ्रेंच की ब्रिटिशर्स और डच के साथ राइवलरी स्टार्ट हो जाती है। पहले इतना लिख लो, अभी काफी कुछ है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, दे वर द लास्ट यूरोपियंस, they were the last Europeans to come to India they were the last Europeans to come to India as compared to Britishers, as compared to Britishers it was state controlled company as compared to Britishers it was state controlled company while the Britishers were private company। While the Britishers were private company, they created their first factory at Surat in 1668। They created their first factory at Surat in 1668। After that, Masulipattnam 1669, Masulipattnam 1669, Pondicherry 1673, Chandranagar 1692। अब क्या हुआ, जब फ्रेंच पहुंचे तो ब्रिटिश और डच के बीच के साथ इन लोगों की फ्रेंच की भी राइवलरी स्टार्ट हो गई। 1671 में फ्रेंच ने क्या किया, डच को मजबूर कर दिया इंडिया छोड़ने पे, और क्या हुआ 1621 में डच यहां से चले गए एंड फ्रेंच स्टार्टेड। और जो राइवलरी थी बिटवीन फ्रेंच एंड ब्रिटेन कहां से शुरू होती है, 1742 से और 1766 तक, जब तक डुप्लेक्स रहेगा। यहां 1742 में डुप्लेक्स आते हैं और 1766 में डुप्लेक्स चले जाते हैं। ध्यान रखना, जब भी बात करेंगे फ्रेंच और ब्रिटेन के बीच में जो राइवलरी चली है कहां से स्टार्ट होती है, बाय द कमेंस ऑफ डुप्लेक्स इन 1742 एंड एंडेड इन 1766। जब क्या होता है, डुप्लेक्स यहां से चले जाते हैं। फिर सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे यहाँ इंडिया में पॉलिटिकल स्ट्रेटजी क्या थी, मतलब पॉलिटिकल इंटरफेरेंस सबसे पहले किसने स्टार्ट किया। जो ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पहले आए थे, लेकिन कभी हमारे इंटरनल अफेयर्स में कभी भी इंटरफेयर पहले नहीं किया। लेकिन जैसे ही फ्रेंच आए, इन्होंने थोड़े ही समय बाद
हमारे यहाँ इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेरेंस स्टार्ट कर दिया एंड ऑब्टेन पॉलिटिकल माइलेज एंड शो वे टू ब्रिटिशर्स। और क्या किया उन्होंने, ब्रिटिशर्स को रास्ता दिखाया कि अब ऐसे भी काम किया जा सकता है, और ब्रिटिशर्स ने वही पाथ फॉलो किया और फर्दर इंडिया में उन्होंने अपने आधिपत्य कायम कर लिया, मतलब दे एस्टैब्लिश देयर फुट वेरी स्ट्रांगली। ठीक है, और इसमें ये सक्सेसफुल भी रहे। तो लिखो इसमें क्या, द राइवलरी बिटवीन फ्रेंच, ब्रिटिश एंड डच वर स्टार्टेड rivalry between French, Britishers and Dutch was started between 1690 to 1721, 1690 to 1721, French led to Dutch, winding up their businesses from India, इंडिया से उन्होंने अपना बिजनेस हटाने पे मजबूर कर दिया। The clashes between British and French, started from 1742 with the arrival of French governor Dupleix, and lasted till 1766, ठीक है। अगले पैराग्राफ में French were the first who initiated the strategy to interfering in the internal affairs of the Indian states to obtain political mileage and showed the way to ब्रिटिशर्स को क्या रास्ता दिखाया। और क्या हुआ, जिसमें फ्रेंच तो फेल हो गए, while French failed in their strategy, it is the British who were successful। ठीक है, तो यहां से हमारा क्या एडवेंट ऑफ यूरोपियंस खत्म हो गया है।
इसके बाद हम लोग लेटर मुगल से स्टार्ट करेंगे और सभी एक एक रूलर्स के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग कल का टॉपिक क्या होगा, लेटर मुगल्स, ये हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो हमारे स्टेट्स उदय हो रहा था, इमर्जिंग स्टेट्स और ड्यूरिंग मुगल पीरियड, वो भी पढ़ लेंगे हम इसी में। इसके बाद तो कल हम लोग स्टार्ट करेंगे लेटर मुगल से स्टार्ट करेंगे। फिर इसी बीच में हम लोग कर्नाटिक वॉर भी पढ़ लेंगे, तीनों, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, सभी कुछ पढ़ते हुए आगे निकलेंगे। तब हम लोग उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री का दूसरा पार्ट स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए जीएस एकेडमी प्लेटफॉर्म में कनेक्टेड रहें और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।